नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला आरबीद विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो क्लास लेके आए एकदम सिलेक्शन वाली क्लास है। ध्यान रखिएगा, एकदम सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आज आपको फंसने वाले हैं। ठीक, आप इसके लिए तैयार हो जाइएगा कि जो आज आपको सीरीज दी जा रही है इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए आज की जो सीरीज है, आज की सीरीज में जो पहला हमारा आपका प्रश्न है और आपको हमने पहले से ही बता रखा है कि यह हमारी क्या है, फटाफट क्लास है। ठीक, फटाफट खटाखट वाली क्लास है। जैसा इसके पहले आपने कहीं सुना होगा फटाफट खटाखट खटा, तो वही वाली क्लास आज की चल रही है। ठीक है, लिखा क्या गया है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या लिखा गया, फिर से आप देख लीजिएगा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, राजभाषा के रूप में है, तकनीकी भाषा के रूप में है, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा। तो भैया ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहा गया हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो भैया वह किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि अधिकांशतः काव्य किस भाषा में लिखे गए थे, ब्रज भाषा में लिखे गए थे। उसका हिंदी रूपांतरण किया गया था और रूपांतरण जो किया गया था हिंदी खड़ी बोली, जैसे हिंदी का प्रथम खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ काव्य ग्रंथ कौन सा होता है, परिप्रवास होता है, वह भी ब्रज भाषा का ही था। उसका भी क्या हुआ था, अनुवाद हुआ था हिंदी में। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, ब्रज बोलो क्या किसमें होता है, ब्रज भाषा का काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। राजभाषा हिंदी के रूप में जाती है। ठीक है, तकनीकी भाषा हिंदी खड़ी बोली होती है। ठीक, तकनीकी भाषा हिंदी खड़ी बोली होती है। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली होती है। और राष्ट्रभाषा आज तक कोई बनी ही नहीं, तो इसकी चर्चा करना बेकार है। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न लिखा क्या गया है कि महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं। पहला और दूसरे से, दूसरा और तीसरा से, दूसरा और चौथा से, पहला और चौथा से। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हम आपकी बात करते हैं कि महाप्राण ध्वनि की अगर हम बात करते हैं तो महाप्राण हमेशा क्या होगा, दूसरा और चौथा होगा। जबकि अगर हम अल्प प्राण की बात करते हैं, अल्प प्राण की अगर हम बात करते हैं तो अल्प प्राण क्या होगा, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, अल्प प्राण मतलब क्या होता है, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण होता है। बचा खुचा कहाँ चला जाएगा, महाप्राण ध्वनियों में चला जाएगा, तो यह दूसरा और चौथा हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद फिर देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। यहाँ पे क्या करना है, रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। रिक्त स्थान की जो पूर्ति करना है, उस पूर्ति में क्या किया जाएगा, देखिए कहा गया किसी के सामने मेरी आदत नहीं है। किसी के सामने मेरी कैसी आदत नहीं, हाथ फैलाने की, अंगारों पर पैर रखने की, नाकों चने चबाने की, पत्थर की लकीर खींचने की। ठीक है, यह आपके सामने चार विकल्प दिया गया है। इन चार विकल्पों में से किसी एक सही विकल्प का आप चयन कीजिएगा। ठीक है, किसी के सामने मेरी आदत नहीं है भैया, तो मेरी आदत कैसी नहीं है, हाथ फैलाने की आदत नहीं है। किसी के सामने हाथ फैलाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि हाथ फैलाने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। किसी के सामने हाथ मत फैलाइए। जो चीज़ आपको चाहिए, किसी से चाहिए, उसे छीन लीजिए और छीनने की कोशिश करिए, या तो छीन लीजिएगा, इसके लिए काम करिएगा, कभी हाथ फैलाना का काम ना करिएगा। ठीक है, छीनने की कोशिश किया करिए। हाथ फैलाएंगे तो कभी कोई देने वाला है नहीं। अगर दे भी देगा तो उसका गुणगान वह गाएगा 2, 4, 6, 10 दिन, अगर जिंदगी के अंत काल तक गाएगा। ठीक, देखते नहीं, अगर एक ही पुरस्कार दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है, उसको 4 बार फोटो खिंचवाई जाती है और फेसबुक पर डाला जाता है। तो इसलिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, छीनने की कोशिश किया करिए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न लिखा क्या गया कि निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। क्या लिखा गया, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो दिल्ली है, लड़का है, मोहन है या बीमारी है। तो मित्र यहाँ पे यह ध्यान रखिएगा, जब भाववाचक की संज्ञा की बात करते हैं तो वहाँ हमेशा भाव की बात होती है, जो हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जो हम महसूस कर सकते हैं वह क्या है, बीमारी है। इस बीमारी को हम क्या करेंगे, यही बीमारी क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रकट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो भाववाचक संज्ञा वह क्या है, बीमारी है। बाकी रही दिल्ली, तो यह दिल्ली क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगी। ठीक है, दिल्ली कहाँ चली जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगी। लड़का कहाँ जाएगा, लड़का जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, लड़का जातिवाचक हो जाएगा। मोहन है तो मोहन फिर से कहाँ चला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए। लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिल्ली शब्द का पुल्लिंग शब्द है। अर्थात बिल्ली शब्द का पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिल्ली
शब्द का पुल्लिंग शब्द है, बिल्ला है, बिलाव है, बिलाव है, ठीक, बिलौटा है। तो दोस्त ध्यान रखिएगा कि जब बिल्ली का आपसे मतलब पुल्लिंग पूछा जाएगा तो यह बिला होता है, क्या हो जाता है, बिला होता है। लेकिन कहीं कहीं बिलौटा भी माना जाता है, अर्थात बी और डी दोनों विकल्प सही हैं। यहाँ पर क्या है, दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है, दोनों विकल्प सही है मित्र, ठीक, यह ध्यान रखिएगा, बी और डी दोनों विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न लिखा गया कि मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, लेकिन रेखांकित आपको दर्शाया नहीं गया, ठीक है। रेखांकित के लिए हम क्या कर देते हैं, स्कूल को रेखांकित कर देते हैं। तो अब आपको यहाँ पे यह बताना है कि अब स्कूल शब्द में कौन सा कारक है। तो स्कूल शब्द में संप्रदान है, संबोधन है, अपादान है या अधिकरण है। तो यहाँ पर आपके सामने यह 4 विकल्प दोस्त आया है, ये 4 विकल्पों में से किसी एक का आपको चयन करना है। तो देखिए कि मेरा घर स्कूल से बहुत दूर, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो यहाँ स्कूल को क्या किया गया, रेखांकित किया गया है। किसको, स्कूल को क्या किया गया, रेखांकित किया गया है। तो जब रेखांकित किया गया या दूरी बताने के लिए कार्य कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा। अपादान कारक में विशेष ध्यान रखिएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी बताने के लिए अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, ठीक, इसका अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, ठीक, अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी बताने के लिए किस कारक का प्रयोग किया जाता है, अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, अर्थात अगर आज आप मेहनत करेंगे तो निश्चित है आपके कंधे पर सितारा लटकेगा, ठीक है, वर्दी लटकेगी, या ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर आप जब मेहनत करेंगे तब, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा गया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये बताइए कि आप लोग मेहनत कर रहे हो ना अभी, तो ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा, आपको निश्चित है सफलता मिलेगी दोस्त। जैसा करोगे वैसा भरोगे कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है या निजवाचक है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न कम से कम 50 बार एग्जाम परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इस चीज़ को आप अब की बार भी यह तय कर रखिएगा, एकदम सेट करके रखिएगा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक। जो सो आ जाए, जैसा वैसा, जितना उतना, उसका उसकी, या सारे शब्द आ जाए तो हमेशा क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया है, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। थी कौन सी क्रिया, योजक क्रिया है, अधिकार घोतक क्रिया है, औचित्य बोधक है या अप्रत्यक्ष क्रिया है, ठीक है। जब जहाँ पर थी, था या लग जाएगा, वह हमेशा कैसी क्रियाएं हो जाएगी, योजक क्रियाएं मानी जाती हैं। क्योंकि यह योजक क्रिया इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि यही क्रियाएं होती हैं जो वाक्य को पूर्ण रूप देने में समर्थ होती हैं, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, योजक क्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न कहा गया, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन से क्रिया विशेषण है। माँ क्या काम करती है, सुबह नाश्ता बनाती है, ठीक है। कब नाश्ता बनाती है, सुबह नाश्ता बनाती है। तो यह सुबह नाश्ता बनाती है कालवाचक है, परिमाणवाचक है, स्थानवाचक है या रीतिवाचक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, माँ कब नाश्ता बनाती है, सुबह नाश्ता शाम को भी बनाया जा सकता है, दोपहर में भी बनाया जा सकता है। अब आदमी की आदत के ऊपर है, अगर आदमी 10 बजे सो के उठ रहा है तो नाश्ता 11 बजे बनाएगा, ठीक है। लेकिन माँ क्या काम कर रही है, सुबह नाश्ता बना रही है। जब सुबह बात किया जा रहा है, सुबह बात क्या हो रहा है, सुबह एक समय की बात हो जाती है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, विस्मयादि बोधक अव्यय के कुल कितने भेद होते हैं। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, या ना आपको कभी एग्जाम में पढ़ाया जाता है, ना आपको कभी क्लास में पढ़ाया जाता है, ना बतलाया जाता है, ठीक है। और देखिए, जब विस्मयादि बोधक अव्यय के कुल भेदों की अगर हम बात करते हैं तो इसके 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होता है। तो इसमें से कितना भेद होता है, तो विस्मयादि बोधक अव्यय के भैया कुल कितने भेद होते हैं, 9 भेद होते हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें क्या हो जाता है, घृणा होता है, शोक होता है, ठीक, उल्लास होता है, आदर होता है, स्वीकार होता है, नकार होता है, ठीक है,
निषेध बोधक होता है, या सब बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है जहाँ पे क्या हो जाता है, धिक्कार बोधक भी आता है, कहा जाता है ना दूर 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 हट हट हट, ये धिक्कार बोधक क्रियाएं हैं। तो यह सब भी क्या हो जाते हैं, विस्मयाद बोधक के भेद होते हैं। तो विस्मयाद बोधक के भेदों में भेदों की संख्या कितनी होती है दोस्त, 9 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा गया प्राकथन। क्या लिखा गया, प्राकथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्राक उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है, कथन उपसर्ग है या प्रा उपसर्ग है। ठीक, अब आप हमें बताएंगे प्राकथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्राकथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है मित्र, प्राक उपसर्ग है। ठीक, क्या है, प्राक उपसर्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने क्या आया, सजावट। क्या आया, सजावट शब्द में प्रत्यय बताइए। सजावट में आव प्रत्यय है, आवट प्रत्यय है, आहट प्रत्यय या टा प्रत्यय है। तो आप हमें बताएंगे सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, सजावट सज धन आवट लिखा जाता है, सज लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है, आवट शब्द लिखा जाता है। तो दोस्त यहाँ पे कौन सा प्रत्यय आया है, आवट प्रत्यय आया है, इसलिए विकल्प नंबर भी एकदम सही उत्तर आपका होगा। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न नंबर 13 आपसे क्या कहता है कि आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। यहाँ देखिए, संरचना के आधार पर पूछा गया है। तो संरचना के आधार पर या सरल वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। संरचना मतलब कि कर्म या रचना या संरचना पूछा जाता है। ठीक, 3 भेद होते हैं। तो संरचना के आधार पर वाक्य का कैसा भेद होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मिश्र वाक्य हमने क्यों बताया, क्योंकि की शब्द लगा है। जब वाक्य में की शब्द आ जाए, ठीक है, की शब्द आ जाए, चूकी आ जाए, माना किया जाए, माना आ जाए, ठीक, ज्यों त्यों आ जाए, जैसे वैसे आ जाए, जितना उतना आ जाए, क्यों जैसा जैसा वैसा आ जाए, यह सारे शब्द जब भी किसी वाक्य में लगे रहेंगे तो तुरंत आपको वहां पे क्या बताना है, कि क्या बताना वहां दोस्त, मिश्र वाक्य को बतलाना। बाकी इसके अलावा कहीं पर भी आप मत जाइएगा। ठीक, इसको आप एकदम अपने जहन में बना कर रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा गया पंछी आकाश में उड़ते हैं, वाक्य में काल बताइए। क्या कहा गया, पंछी आकाश में उड़ते हैं, वाक्य में काल बताना है। वाक्य में काल का जो भेद दिया गया है, सामान्य वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है, संभाव्य वर्तमान काल है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है। ठीक, अब यहाँ पंछी आकाश में उड़ते हैं, कौन सा काल है अगर आपसे पूछा जाए तो भैया उड़ते हैं तो उड़ रहे हैं ना, सामान्य वर्तमान काल हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, सामान्य वर्तमान काल, अर्थात विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर होता है। ठीक है, क्या हो जाता है, विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा गया मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम का, उपविराम का, योजक चिन्ह का या कोष्ठक चिन्ह का। ठीक है, दोनों में अगर आपको अंतर प्रकट करना है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास जब जैसे कि मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में विरोध प्रकट करना होगा तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अर्थात किसका करेंगे, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर है। ठीक है, विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर आपका है। अगला देखिए, लिखा गया कि पवन, क्या लिखा गया है, पवन। पवन शब्द का, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, पोधन अन है, पौधन अन है, पाधन अन है, पौधन न है। ठीक है, अब इसको तो आप बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा यह बताना होगा कि आप पोधन अन हो जाएगा, पवन। ठीक, और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें कौन सी संधि होगी, अयादि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। ठीक, अगला देखिए, अगला जो प्रश्न लिखा गया, कहा गया चक्रपाणि दर्शनार्थ। ठीक, क्या लिखा गया है, चक्रपाणि दर्शनार्थ। चक्रपाणि दर्शनार्थ में मान्य समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है या बहुव्रीहि समास है। तो ध्यान रखिएगा भैया, चक्रपाणि कहा जाता है, लेकिन उसके बाद दर्शनार्थ कह दिया गया है। चक्रपाणि कहा जाता तो बहुव्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, लेकिन चक्रपाणि दर्शनार्थ की बात हो जाती है। ठीक है,
तो जब चक्रपाण दर्शनार्थ की बात हो जाती है तो दोस्त वहाँ पे कौन सा समास होता है यह आपको बताना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। विकल्प नंबर से एकदम सही उत्तर है। ठीक है, अगला देखिए, निम्न पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है। निम्न पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है। क्या कहा गया, एक ओर अजगरई लखी एक ओर मृगराज। क्या कहा गया है, एक ओर अजगरई लखी एक ओर मृगराय, बिकल बटो ही बीच ही पर मूर्छा खाए। ठीक, अब यह पंक्ति लिखी गई है। जब यह पंक्ति लिखी गई तो इस पंक्ति में कौन सा रस का निरूपण हुआ है। तो दोस्त यहाँ पर भयानक है, अद्भुत है, हास्य है या विभत्स है। तो दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या है, कैसे है, यह आपको जानना है। ठीक है, तो इसमें किस रस का निरूपण हुआ है दोस्तों, यहाँ देखिए भयानक रस का निरूपण किया गया है। किसका किया गया है, भयानक रस का निरूपण किया गया है। दोस्तों इसको आप ध्यान रखिएगा, किस रस का निरूपण किया गया है, भयानक रस का निरूपण किया गया है। ठीक है, क्योंकि एक और अजगर देख रहा है, एक और कौन, मृग देख रहा है, बीच में हम पड़े हैं तो मूर्छा खा जाए, डर बस क्या हुआ, भय बस मूर्छित हो गए है ना। जब हम भय बस मूर्छित हो जाते तो वहाँ पे भयानक रस की निष्पत्ति होती है। अगला देखिएगा, लिखा गया कि मोक हो वाचाल पंग चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहि सकल कलिमल दहन। इस पंक्ति में कौन सा छंद है, सोठा छंद है, चौपाई छंद है, दोहा छंद है या बरवई छंद है। तो अब आप इसमें बताएंगे इस पंक्ति में कौन सा छंद है। देखिए, कहा जाए मुँह को वाचाल पंग चढ़े गिरवर गहन। ठीक, इस पंक्ति में अगर आप देखते हैं तो कौन सा छंद हो जाता है, सोठा छंद हो जाता है। कौन सा छंद होता है, सोठा छंद हो जाता है। तो इस चीज को आप अपने पंक्ति को रट लीजिएगा, कईयों बार पूछे गए, इसको रट कर अपने दिमाग में बना कर रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न 20 नंबर क्या कहता है, कहता है कि तरणी के ही संग तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में। ठीक, तरणी के ही संग तरण में तरणी डूबी थी हमारी ताल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे आपको बताया गया क्या, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अब आपको यहाँ पे इन 4 विकल्पों में से किसी एक सही विकल्प का आपको ढूंढना होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, क्या कहा गया, तरणी के ही संग तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में। तरणी तरणी 2 शब्द आया है, तो 2 शब्द जब आया है तो दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। जब दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाएगा तब वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तब वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, जो कम खर्च करने वाला है उसके लिए एक शब्द होता है, अव्ययी होता है, मितव्ययी होता है, सद्व्ययी होता है, कृपण होता है। कृपण का अर्थ मुझे भैया क्या हो जाता है, कंजूस होता है। तो क्लियर हो गया, कंजूस हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे यह पूछा जा रहा है कि क्या जो कम खर्च करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जो कम खर्च करता है दोस्तों उसे मितव्ययी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, मितव्ययी कहते हैं। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने लिखा क्या गया है कि एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, जो यमुना का पर्यायवाची नहीं है इसको बताना है आपको। ठीक, यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। अभी बस थोड़ी देर में हम यहाँ से आपको फटाफट प्रश्न बता के आ रहे हैं। तो प्रश्न जो चल रहा है इसको हम झनाझन बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो रविजा नहीं है, तनुजा नहीं है, सूर्यजा नहीं है, अर्कजा नहीं है। तनुजा नहीं होगी दोस्त, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तनुजा नहीं होगी, या एकदम सही विकल्प बी वाला होगा। ठीक है, सही विकल्प क्या होगा, बी वाला विकल्प एकदम सही होगा। अगला प्रश्न लिखा क्या गया कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नजर और आक्षेप है। तो इसमें मतलब कि जितने भी शब्द दिए गए उसमें से एक का अर्थ क्या, तिरछी नजर और आक्षेप है। लिखा गया कटुक्ति, व्यंग, ताना, कटाक्ष। तो चलिए बताइए इसमें भैया, इसमें जो कटाक्ष होता है, कटाक्ष मतलब तिरछी नजर होता है। ठीक, और क्या होता है, किसी के ऊपर आक्षेप भी लगा होता है तब तिरछी नजर की बात करते हैं। तो यहाँ दोस्त क्या हो जाएगा, कटाक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कटाक्ष हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कटाक्ष हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या लिखा गया है, उन्मूलन का विलोम क्या होगा, उत्थान होगा, उत्कर्ष होगा, रोपण होगा, अवनति होगी।
तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो चलिए इसका उत्तर आप दीजिएगा, फटाफट आप उत्तर दीजिएगा। इसका जो सही विकल्प होगा वह क्या हो जाएगा? वह क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा। ठीक, उन्मूलन की क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा। इसको आप एकदम करेक्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, अतड़ियों में बल पड़ना, अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंतों की बीमारी हो जाना, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, पेट में आंतों का ना होना, मन में किसी प्रकार की संख्या होना। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना क्या है कि इसमें से कौन सा सही है। इसमें से कौन सा सही है दोस्त, यह आपको बताना है। जिसमें आप मुहावरे का थोड़ा पढ़ के जवाब दिया करिए, क्योंकि मुहावरा जो होता है वह बहुत ही खतरनाक होता है। क्या लिखा है? अतड़ियों के बल पड़ना मतलब भैया क्या हो जाता है? हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। ठीक, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पूछा गया क्या तत्सम नहीं है दोस्त? आकाश है, मेघ है, पवन है, सियार है। ठीक, अब देखिए दोस्त यहाँ पर आकाश नहीं होगा, ठीक, लेकिन सियार भी नहीं होगा, अर्थात विकल्प नंबर ए और डी दोनों सही होगा। ठीक, दोनों क्या तद्भव शब्द हैं, और जो दोनों तद्भव हैं तो यह दोनों क्या हैं? यह दोनों तत्सम होते हैं, यह दोनों तत्सम है, और यह दोनों क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव है। ठीक है, अगला प्रश्न, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करना है। ठीक, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है और उसको सही का चयन करना है। लिखा क्या गया? अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुगृहित, अनुगृहित। तो दोस्त यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो सही होगा विकल्प नंबर सी, अनुगृहित। ठीक, विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा, अनुगृहित लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न, लिखा क्या गया? निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। देखो फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं, देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, देखो फूलों के ऊपर भंवरे गुंजारते हैं, देखो फूलों के ऊपर भंवरे भिनभिना रहे हैं। भिनभिनाती मक्खी है महाराज, यह दोनों वाक्य गलत हो गए। अब भंवरे गुंजार कर रहे हैं, भंवरे गुंजारते हैं, तो गुंजारते शब्द भी गलत है। तो आपके पास सही वाला विकल्प कौन सा बचा? बी वाला विकल्प एकदम सही विकल्प बचा। क्यों ऐसा हमने आपसे बताया कि जो बी वाला सही बचा? इसलिए क्योंकि यहाँ जो बी वाला है यह सही इसलिए है क्योंकि देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, भंवरे हमेशा गुनगुनाते हैं। ठीक है, भिनभिनाते नहीं, भिनभिनाती मक्खी है। और कौन भिनभिनाता है आप जानते हैं, और कौन भिनभिनाता है उसकी व्याख्या हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, मिलिएगा बैठ कर करेंगे। ठीक, भिनभिनाने का काम दो ही लोग करते हैं, एक मक्खी करते हैं, एक और है लेकिन उसका नाम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए भिनभिनाती मक्खी है, गुंजायमान कौन होता है? भंवरा होता है। तो देखिए यहाँ देखिए, देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, यह वाक्य वर्तनी की दृष्टि से एकदम शुद्ध है। ठीक, अगला प्रश्न, लिखा गया श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। ठीक, इसमें लिखा क्या गया? अपेक्षा, उपेक्षा, संसार, जगत, शाम, संध्या, दिन, दिवस। तो अब आपको इसमें से यह सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द की आपको पहचान करनी है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा दोस्त, यह बताइएगा। तो देखिए भैया इसमें क्या हो जाएगा? सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द में अपेक्षा और उपेक्षा सही हो जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर आपको हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा क्या गया? अम्बुज और अम्बुध शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? अम्बुज मतलब कमल या सागर होता है, पुष्प या पानी होता है, कुसुम या जलाशय होता है, सुमन या सरोवर होता है। भैया अम्बुज मतलब कमल होता है, अम्बुज मतलब सागर होता है। विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर आपका आएगा। ठीक, विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर आपका रहेगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया हिंदी का पहला समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? कानपुर से, इलाहाबाद से, कलकत्ता से या दिल्ली से? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिंदी का पहला समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से हुआ था। और कब हुआ था? 30 मई 1826 को हुआ था। ठीक,
कब हुआ था? 30 मई 1826 को हुआ था। 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर ने उदंत मार्तंड नाम से किया था, उदंत मार्तंड नाम से किया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, कलकत्ता से हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न, ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। नहीं है पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर कि ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है। धौलपुर भी है, मथुरा, आगरा तो मुख्य क्षेत्र है। बचा आपके पास क्या? सरगुजा। सरगुजा जो पड़ता है वह कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और यहाँ जो सरगुजा होता है, यहाँ सरगुजिया बोली बोली जाती है। क्या? सरगुजिया बोली बोली जाती है। यह सरगुजिया बोली जो होती है छत्तीसगढ़ी बोली से मिली जुली होती है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निहार की रचना किसने की थी? महादेवी वर्मा ने, अज्ञे ने, दिनकर ने या पंत ने? तो आप बताइए कि निहार की रचना किसने किया था? निहार की रचना भैया किसने किया था? तो दोस्त यहाँ ध्यान रखिए, निहार, रश्मि, नीरजा, यह सब रचना किसकी है? महादेवी वर्मा की है। निहार है, रश्मि है, नीरजा है, यामा है, यह सब रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की है। अगला और अंतिम प्रश्न। ठीक, लिखा क्या गया कि पुनर्जन्म का संविच्छेद है? पुनर्धन जन्म है, पुनः धन नरजन्म है, पुनः धन जन्म है, पुनर्धन आजन्म है। तो दोस्त सीधा उत्तर क्या हो जाएगा? पुनः धन जन्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो विसर्ग लगा होता है, जैसे कहा जाए पुनः धन जन्म लिखा जाता है, पुनः में यहाँ पे विसर्ग आया है। ठीक, विसर्ग का परिवर्तन किसके साथ होता है? रा के साथ हो जाता है। शब्द क्या बन जाता है? पुनर्जन्म हो जाता है। ठीक, और यह जो शब्द होता है कौन संधि हो जाएगी? इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक, तो चलिए दोस्त आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। खटाखट हमने 34 प्रश्न करवाया, और इसी तरीके से आप खटाखट इन 34 प्रश्नों का आप रिवीजन कर लीजिएगा। आपका इसमें से श्योर है 5 से 7 क्वेश्चन आएगा। ठीक, अगली जो हमारी सीरीज आएगी उसमें से भी श्योर रहेगा। ठीक है, लगातार हम आपको अच्छे से अच्छा प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग मेहनत करते रहिएगा ताकि आपको सफलता जल्द से जल्द मिल जाए। हो सकता है अभी भर्ती हो रही है, कुछ आगामी कुछ सालों तक भर्ती ना हो, तभी आपके पास अच्छा अवसर है, इस अवसर का लाभ आप उठा लीजिएगा। तो और लगातार मेहनत करते रहिए, ढीले मत पड़िएगा, क्योंकि अब तो सब परीक्षा एकदम नज़दीक आ गई है। तो आप लोग लगे रहिएगा। चलते हैं दोस्त, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। फिर हमारी आगामी मुलाकात कल होती है अपने इसी समय पर। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।